हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर, ध्यान से देखें। ट्रांसफार्मर अनेक उद्देश्यों के लिए एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे अधिक या कम मान में परिवर्तित करना या रूपांतरित करना आवश्यक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, एसी वोल्टता होती है, विभव होता है एसी, इसके मान को कम करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कभी इसके मान को अधिक करने की ज़रूरत होती है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की ज़रूरत होती है। तो हमें एक यंत्र की ज़रूरत पड़ती है जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। अनेक उद्देश्यों के लिए एसी वोल्टता को एक मान से दूसरे अधिक या कम मान में परिवर्तित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अनेक उद्देश्य के लिए एसी वोल्टता के एक मान को दूसरे अधिक मान में या कम मान में परिवर्तित करना जरूरी हो जाता है। ऐसा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसे ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है जो अनेक उद्देश्यों के लिए एसी वोल्टता के मान को अधिक या कम करने में यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, ठीक है, एक यंत्र है जिसका उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए एसी वोल्टता के मान में दूसरे अधिक या कम परिवर्तित करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके संरचना के बारे में अगर बात किया जाए, ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं जो एक दूसरे से विद्युत रुद्ध होती हैं। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। यह एक दूसरे से विद्युत रुद्ध होती हैं। वे एक कोमल लौह क्रेड पर लिपटी रहती हैं। जो कुंडलियां होती हैं उनको एक, ठीक है, नर्म लोहे के क्रोड पर लपेटकर तैयार किया जाता है। ट्रांसफार्मर दो कुंडलियां होती हैं। ट्रांसफार्मर कैसे बनी होती हैं? दो कुंडलियों के मिलने से बनी होती हैं जो एक दूसरे से विद्युत रुद्ध होती हैं। वे एक कोमल लौह क्रोड पर लिपटी रहती हैं। लपेटने की विधि, ठीक है, चित्र ए की भांति होती है जिसमें एक कुंडली दूसरी के ऊपर लिपटी हो, या फिर चित्र बी की भांति जिसमें दोनों कुंडलियां क्रोड की अलग अलग भुजाओं पर लिपटी होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लपेटने की विधि जो है दो तरह से होती है। लपेटने की विधि जो है दो तरह से है। पहला है कि एक ही कुंडली पर, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों लपेटा किया जाए, या फिर दूसरा है कि अलग अलग कुंडली हो और उन पर लपेटा जाए। ठीक है, एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं जिसको एनपी लपेटे होते हैं। कुंडली को क्या कहेंगे? प्राथमिक कुंडली। एक कुंडली को प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली कहेंगे, और जिस पर कितने लपेटे होते हैं, नंबर ऑफ टर्न कितना होता है, एनपी लपेटे हैं। दूसरी जो कुंडली होती है उसको द्वितीयक कुंडली कहते हैं और जिस पर एनएस लपेटे होते हैं। अब फिगर हम समझें ध्यान से, देखें। यहाँ पहला फिगर, जो पहला आपने चित्र ए की बात कही गई थी कि इसमें एक दूसरे के ऊपर ही, ठीक है, दो कुंडलियों को लपेटा जाता है। एक दूसरे के ऊपर ही दोनों कुंडलियों को लपेटा जाता है। यह आपकी प्राथमिक कुंडली, यह द्वितीयक कुंडली,
और दोनों को एक ही, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लपेटते हैं और यह आपका कोमल लोहे का क्रोड है। कोमल लोहे का क्रोड है जिसके ऊपर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडली को लपेटते हैं। दूसरा तरीका है कि कोमल लोहे के क्रोड पर प्राथमिक कुंडली को एक अलग भुजा पर लपेटा जाए और द्वितीयक कुंडली को एक अलग भुजा पर लपेटा जाए। ठीक है, तो किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली को लपेटे की दो व्यवस्था हो सकती हैं। पहली व्यवस्था कौन सी हो सकती है लपेटने की? पहली व्यवस्था यह हो सकती है कि देखें ध्यान से, पहली व्यवस्था यह हो सकती है कि लोहे क्रोड के एक ही सिरे पर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को लपेटा जाए, और दूसरी व्यवस्था हो सकती है कि कोमल लौह क्रोड के दो भुजाओं पर, एक पर प्राथमिक को और एक पर द्वितीयक को लपेटा जाए। ठीक है, प्राथमिक को NP से और द्वितीयक को NS से प्रदर्शित किया जाता है। प्रायः प्राथमिक कुंडली निवेशी कुंडली होती है और द्वितीयक कुंडली ट्रांसफार्मर की निर्गत कुंडली होती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कहा जाए तो प्राथमिक कुंडली ही क्या होती है? निवेशी कुंडली होती है। यहाँ देखें, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली को ही निवेशी कुंडली कहा जाता है नॉर्मल रूप से, जबकि द्वितीयक कुंडली को निर्गत कुंडली कहा जाता है। उसी तरह से जब एक ही भुजा पर लपेटे गए हों तो प्राथमिक कुंडली को, ठीक है, निवेशी कुंडली और द्वितीयक कुंडली को निर्गत कुंडली कहेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्रायः प्राथमिक कुंडली को निवेशी कुंडली होता है और द्वितीयक कुंडली ट्रांसफार्मर की निर्गत कुंडली होती है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया जाता है तो परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में AC अप्लाई करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा लगाएंगे, तो परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी। ठीक है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती धारा लगाया जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाएगा, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाएगा तो परिणामी धारा जो है एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, जो द्वितीयक कुंडली से समायोजित होकर, ठीक है, जो द्वितीयक कुंडली से संयोजित होकर इसके सिरों के बीच एक EMF प्रेरित करती है। तो जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं, जब ट्रांसफर के प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो द्वितीयक कुंडली से संयोजित होकर, ठीक है, जो द्वितीयक कुंडली से संयोजित होकर इसके सिरों के बीच एक EMF उत्पन्न कर देती है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। ठीक है, इस EMF का मान द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। यह जो EMF उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो रहा है, विद्युत वाहक बल, यह द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगी, जो द्वितीयक कुंडली से संयोजित होकर इसके सिरों के बीच में एक EMF प्रेरित कर देगी, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देगी, और यह जो EMF का होगा इसका मान द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं
कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है? एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है। हमारा ट्रांसफार्मर जो है आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है और क्रोड का संपूर्ण फ्लक्स प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडली से गुजरता है। ठीक है, मान ले रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है। क्रोड का संपूर्ण फ्लक्स जो है वह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों से होकर गुजरता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता Vp लगाने से, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच में वोल्टेज लगा रहे हैं, कौन सा? Vp, प्राइमरी वोल्टेज। प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता Vp लगाने से माना किसी क्षण t पर इस कुंडली का प्रत्येक फेरा क्रोड में फाई फ्लक्स उत्पन्न करता है। प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता Vp लगाने पर मान ले रहे हैं कि किसी समय t पर, किसी क्षण t पर इस कुंडली का प्रत्येक फेरा, इस कुंडली का प्रत्येक फेरा, किस कुंडली का? NP का, प्राथमिक कुंडली का प्रत्येक फेरा जो है क्रोड में फाई फ्लक्स उत्पन्न करता है। ठीक है, तो NP का प्रत्येक फेरा क्रोड में फाई फ्लक्स उत्पन्न करता है। ठीक है, तब NS लपेटों वाली द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित EMF या वोल्टता S है। ठीक है, जो द्वितीयक कुंडली है उनमें लपेटों की संख्या कितनी है? NS। इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है EMF या इसे वोल्टता ES कहते हैं। ठीक है, यह ES क्या है? द्वितीयक कुंडली का EMF है। ES विद्युत वाहक बल है ES। ES का मान क्या होगा? तो ES बराबर माइनस NS d∅dt। द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या वोल्टता ES बराबर माइनस NS d∅dt, माइनस N d∅dt। ठीक है, प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई प्राथमिक कुंडली में भी एक EMF प्रेरित करती है। प्रत्यावर्ती फ्लक्स जो है फाई वह प्राथमिक कुंडली में भी एक EMF प्रेरित करती है जिसे पश्च विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्च विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो परिणामी धारा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है जो द्वितीयक कुंडली से संयोजित होकर उसके सिरों के बीच में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देती है। यह विद्युत वाहक बल का मान द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। मान ले रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य है। क्रोड का संपूर्ण फ्लक्स प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों से गुजरता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता Vp लगाने पर मान ले रहे हैं किसी क्षण t पर इस कुंडली का प्रत्येक फेरा क्रोड में फाई फ्लक्स उत्पन्न करता है। ठीक है, तब NS लपेटों वाली द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित EMF या वोल्टता ES बराबर माइनस NS d∅dt होगा। समीकरण प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई, प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई प्राथमिक कुंडली में भी एक EMF उत्पन्न करता है जिसे पश्च विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मान होता है EP बराबर माइनस NP d∅dt। EP बराबर माइनस NP d∅dt। ठीक है, लेकिन
ईपी बराबर वीपी, ठीक है। जो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल है वह प्राथमिक कुंडली के वो लगाए गए वोल्टेज के बराबर अगर हो, यदि ईपी बराबर वीपी, यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यदि ईपी वीपी के बराबर न हो तो, यदि ईपी बराबर वीपी यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राथमिक कुंडली में अनंत परिमाण की धारा प्रवाहित होगी। यदि प्राथमिक कुंडली का ईपी विद्युत वाहक बल ईपी और उस पर लगाया गया विभव वीपी आपस में बराबर नहीं होंगे तो प्राथमिक कुंडली में अनंत परिमाण का धारा प्रवाहित होगा। यदि द्वितीय कुंडली के सिरे मुक्त हों, यदि द्वितीय कुंडली के सिरे मुक्त हों अथवा इससे बहुत कम धारा ली जा रही हो तो पर्याप्त सन्निकट मान ES बराबर VS होगा, ठीक है। यदि द्वितीय कुंडली के सिरे क्या हो, मुक्त हो अथवा इससे बहुत कम धारा ली जा रही हो तो पर्याप्त सन्निकट मान जो होगा वह ES बराबर VS होगा। अब यहाँ पे VS जो है वह द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समीकरण जो ES बराबर -NS d∅dt और EP बराबर -NP d∅dt की तुलना करें तो हम लिखेंगे ES VS है, EP VP है, तो VS बराबर -NS d∅dt और VP बराबर -NP d∅dt, ठीक। अब इन दोनों समीकरणों को देखा जाए ध्यान से तो, ठीक है, यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d∅dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा VS बटे VP बराबर NS बटे NP। VS बटे VP बराबर NS बटे NP हमें समीकरण मिलेगा, ठीक है। VS बटे VP बराबर NS बटे NP, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि NS लपेटों वाली द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या वोल्टता ES है और जिसका मान -NS d∅dt है, ठीक है, जिसका मान कितना है ES d∅dt है, ठीक। प्रत्यावर्ती फ्लक्स फाई प्राथमिक कुंडली में भी एक EMF उत्पन्न करता है जिसे पश्च विद्युत वाहक बल कहते हैं EP बराबर होता है -NP d∅dt, लेकिन ES बराबर VS और EP बराबर VP, लेकिन EP बराबर VP यदि ऐसा नहीं होता है तो प्राथमिक कुंडली में अनंत परिमाण की धारा प्रवाहित होती है और यदि द्वितीय कुंडली के सिरे मुक्त हों अथवा इससे बहुत कम धारा ली जा रही हो तो पर्याप्त सन्निकट मान तक ES बराबर VS। अब यहाँ पे VS जो है द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच वोल्टता है, ठीक है। तो अब हम समीकरण को ES की जगह पे VS और EP की जगह VP लिख सकते हैं। तो VS बराबर -NS d∅dt और VP बराबर -NP d∅dt, इन दोनों की तुलना किया जाए तो d∅dt कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस बच जाएगा VS बटे VP बराबर NS बटे NP, VS बटे VP बराबर NS बटे NP, ठीक है। अर्थात द्वितीय कुंडली पर लगाया गया विभव बटे प्राथमिक कुंडली पर लगाया गया विभव बराबर होगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के। अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए कि उपरोक्त संबंध की व्युत्पत्ति में हमने 3 परिकल्पनाओं का उपयोग किया है जो इस प्रकार है। तो अभी जो समीकरण आपको मिला, समीकरण क्या मिला था, VS बटे VP बराबर NS बटे NP, ठीक है। द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर बटे प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर बराबर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। यह संबंध की व्युत्पत्ति जो है हम 3 परिकल्पना का उपयोग किए हैं। पहला
कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कम है। प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कम है। दूसरा जो यूज किया है कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में समान फ्लक्स बाहर निकल पाता है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में समान फ्लक्स बाहर निकल पाता है। और तीसरा, द्वितीयक कुंडली में बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है। द्वितीयक कुंडली में बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह से जो हमें VS बटे VP बराबर NS बटे NP संबंध मिला है, वह 3 परिकल्पनाओं का उपयोग उसमें किया गया था। पहला उपयोग, प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कम है, यह मान लिया गया था। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली से समान फ्लक्स बाहर निकल पाता है। और तीसरा, द्वितीयक कुंडली में बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। इस 3 कंडीशन को मानते हुए हमने सूत्र निकाला था VS बटे VP बराबर NS बटे NP। ठीक है। यदि यह मान लिया जाए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है, कोई ऊर्जा क्षय नहीं होता है। यदि मान लें ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% है और कोई ऊर्जा की क्षय नहीं हो रही है, तो निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर होगी। निवेशी शक्ति निर्गत शक्ति के बराबर होगी। P बराबर IV। P बराबर IV, अर्थात निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति बराबर होगी, तो IP VP बराबर IS VS हो जाएगा। IP VP बराबर IS VS, अर्थात निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। कब? यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो तब। IP VP बराबर IS VS। यद्यप कुछ न कुछ ऊर्जा क्षय तो सदैव होता ही है, फिर भी यह एक अच्छा सन्निकट है, क्योंकि एक भली प्रकार अभिकल्पित ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% से अधिक होती है। ठीक है। तो एक भली प्रकार के, एक अच्छे क्वालिटी के अभिकल्पित ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% से अधिक होती है। तो इस तरह से अगर हम समीकरण को सन्निकट करें, सभी समीकरण को मिलाएं, तो यह हो जाएगा IP बटे IS बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP। ठीक है। IP बटे IS बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP, यह हमें समीकरण मिल जाएगा। प्राथमिक कुंडली की धारा बटे द्वितीयक कुंडली की धारा बराबर प्राथमिक कुंडली पर लगाया गया विभव बटे द्वितीयक कुंडली पर लगाया गया विभव बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है। तो IP बटे IS बराबर VS बटे VP बराबर NS बटे NP। अब चूंकि I और V दोनों का दोलन आवृत्ति वही है जो AC स्रोत का है। ठीक है। I, धारा I और विभव V दोनों की दोलन आवृत्ति वही है जो AC स्रोत का है। अतः यह जो समीकरण हमें मिला है, ठीक है, समीकरण 49 से संगत राशियों के आयामों और RMS मानों का अनुपात भी प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार वोल्टता और धारा के मान को प्रभावित करता है। ठीक है। किस तरह से ट्रांसफार्मर वोल्टेज और धारा के मान को प्रभावित करता है, तो आप सूत्र से लिख सकते हैं VS बराबर NS बटे NP इंटू VP या IS बराबर NP बटे NS इंटू IP। अर्थात यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हों, NS ग्रेटर देन NP हो, NS का मान अधिक हो NP की तुलना में, यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हों अर्थात NS ग्रेटर देन NP हो, तो वोल्टता बढ़ जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात VS ग्रेटर देन VP होगा। ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जब VS ग्रेटर देन VP होगा, कब होगा, जब NS ग्रेटर देन NP होगा। यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हों अर्थात NS ग्रेटर देन NP हो, तो वोल्टता बढ़ जाएगा, VS ग्रेटर देन VP हो जाएगा, और इस प्रकार की व्यवस्था को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है।
ठीक है, आगे देखें। तथापि इस व्यवस्था में द्वितीयक कुंडली में धारा प्राथमिक कुंडली से कम होती है। इस व्यवस्था में द्वितीयक कुंडली में धारा प्राथमिक कुंडली से कम होती है, अर्थात NP/NS लेस देन 1 या IS लेस देन IP। जैसे यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 और द्वितीयक कुंडली में 200 फेरे हों तो NS/NP क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 200/100 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और NP/NS क्या हो जाएगा, NP/NS मतलब 100/200 तो 1/2 हो जाएगा। अतः 220 वोल्ट 10 एम्पियर का निवेश बढ़कर 440 वोल्ट निर्गम 5 एम्पियर पर देगा। 220 वोल्ट 10 एम्पियर का निवेश जो है वो बढ़कर 440 वोल्ट का निर्गम 5 एम्पियर पर देगा। ठीक है, पहला कंडीशन। यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से कम फेरे हों, यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से कम फेरे हों अर्थात NS लेस देन NP हो तो यह ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। जब द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से कम फेरे हों, ठीक है, NS लेस देन NP तो यह ट्रांसफार्मर अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस ट्रांसफार्मर में VS लेस देन VP और IS लेस देन IP अर्थात वोल्टता कम हो जाती है और धारा बढ़ जाती है। वोल्टता कम हो जाती है और धारा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से दो ट्रांसफार्मर आपने देखा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऊपर प्राप्त की गई समीकरण आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ही लागू होता है। ठीक है, जो समीकरण आपको मिला VS/NS/NP/VP या IS/NP/NS/IP या फिर कह सकते हैं कि IP/IS VS/VP/NS/NP, ऊपर प्राप्त की गई समीकरण आदर्श ट्रांसफार्मर पर ही लागू होता है, अर्थात जिसमें कोई ऊर्जा की क्षय नहीं होती है। लेकिन वास्तविक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित कारण से अल्प मात्रा में ऊर्जा की क्षय होती है। वास्तविक ट्रांसफार्मर में अल्प मात्रा में ऊर्जा की क्षय होगी। उसके क्या क्या कारण है ऊर्जा क्षय होने के, तो पहला है फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स लिंकेज, दूसरा है कुंडलों का प्रतिरोध, तीसरा है भंवर धाराएं और चौथा है सौथिल्य। ये 4 कारण हैं जिससे अल्प मात्रा में ऊर्जा का क्षय होता है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है आपका फ्लक्स। सदैव कुछ न कुछ फ्लक्स तो क्षरित होता ही है, सदैव जो है कुछ न कुछ फ्लक्स का लीकेज तो होता ही है, अर्थात क्रोड के खराब अभिकल्पन या इसमें रही वायु रिक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली का समस्त फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से नहीं गुजरता है। प्राथमिक कुंडली का समस्त फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से नहीं गुजरता है। क्यों नहीं गुजरता है, क्योंकि क्रोड के खराब अभिकल्पन के कारण या फिर इसमें रही वायु रिक्ति के कारण सदैव कुछ न कुछ फ्लक्स में क्षरण होगा। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर फ्लक्स क्षरण को कम किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर फ्लक्स लिंकेज को कम किया जाता है, फ्लक्स क्षरण को कम किया जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स क्षरण एक पहला कारण था अल्प मात्रा में ऊर्जा क्षय का, जिसमें आपने देखा कि सदैव कुछ न कुछ फ्लक्स तो क्षरित होता ही है, अर्थात क्रोड के खराब अभिकल्पन या इसमें रही वायु रिक्ति के कारण प्राथमिक कुंडली का समस्त फ्लक्स द्वितीयक फ्लक्स क्षरण को कम करता है। समस्त फ्लक्स कुंडली से नहीं गुजरता है, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर फ्लक्स क्षरण को कम किया जा सकता है। अगला जो कारण है वह कुंडलों का प्रतिरोध, कुंडलों का प्रतिरोध अर्थात कुंडलियां बनाने में लगे तारों का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है। जो कुंडलियां बनाते हैं उसमें लगे तारों का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है।
और इसलिए इन तारों में उत्पन्न ऊष्मा I²R के कारण ऊर्जा क्षय होता है। कुंडलियां बनाने में लगे तारों का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है और इसलिए इन तारों में उत्पन्न ऊष्मा I²R के कारण ऊर्जा क्षय होता है। उच्च धारा निम्न वोल्टता कुंडलों में मोटे तार का उपयोग करके, उच्च धारा निम्न वोल्टता कुंडलों में मोटे तार का उपयोग करके इसमें होने वाले ऊर्जा क्षय को कम किया जाता है। अगर कुंडलों में मोटा तार यूज किया जाएगा तो इससे ऊर्जा क्षय कम हो जाएगा। तो आपने देखें कुंडलों का प्रतिरोध, कुंडलियां बनाने में लगे तारों का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता ही है और इसलिए इन तारों में उत्पन्न ऊष्मा I²R के कारण ऊर्जा क्षय होता है। उच्च धारा निम्न वोल्टता कुंडलों में मोटे तार का उपयोग करके इनमें होने वाले ऊर्जा क्षय को कम किया जा सकता है। अगला जो कारण है ऊर्जा क्षय का वह है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स लौह क्रोड में भंवर धाराएं प्रेरित करके इसे गर्म कर देता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स जो है लौह क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न कर देता है जिससे यह गर्म हो जाता है। स्तरित क्रोड का उपयोग करके इस प्रभाव को कम किया जाता है। ठीक है, स्तरित क्रोड का उपयोग करके भंवर धाराओं को कम किया जाता है, गर्म होने को कम किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स लौह क्रोड में भंवर धाराएं प्रेरित करके इसे गर्म कर देता है। स्तरित क्रोड का उपयोग करके इस प्रभाव को कम किया जाता है। अगला जो कारण है वह है शैथिल्य, हिस्टेरेसिस, शैथिल्य। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन जो है वह बार बार उत्क्रमित होता है। इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा क्रोड में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता है। इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा क्रोड में ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है। कम शौथिल्य वाले पदार्थ के क्रोड में उपयोग करके इसके प्रभाव को कम रखा जा सकता है। कम शौथिल्य वाले पदार्थ का क्रोड में उपयोग करके इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो शौथिल्य आप देख रहे हैं कि शौथिल्य क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता है। इस प्रक्रिया में व्यय होने वाली ऊर्जा क्रोड में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। कम शौथिल्य वाले पदार्थ का क्रोड में उपयोग करके इस प्रभाव को कम रखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है। विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण और वितरण करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को लंबी दूरियों तक भेजने के लिए, वितरण के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जनित्र की निर्गत वोल्टता को उच्चायित किया जाता है। ठीक है, जनित्र की निर्गत वोल्टता को उच्चायित किया जाता है। क्यों? ताकि धारा कम हो जाए और परिणाम स्वरूप I² हानि घट जाती है। तो जनित्र की निर्गत वोल्टता को उच्चायित किया जाता है जिससे धारा कम हो जाती है और I²R हानि घट जाता है, ऊष्मा क्षय कम हो जाती है। इसकी लंबी दूरी के उपभोक्ता के समीप स्थित क्षेत्रीय उप स्टेशन तक प्रेषित किया जाता है। लंबी दूरी के उपभोक्ता के समीप स्थित क्षेत्रीय उप स्टेशन तक प्रेषित किया जाता है। वहाँ वोल्टता को अपचयित किया जाता है, वहाँ वोल्टेज को डाउन किया जाता है। वितरण उप स्टेशनों या खंभों पर फिर से अपचयित करके 240 वोल्ट की शक्ति आपूर्ति हमारे घरों को
पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो लंबी दूरी के उपभोक्ता के समीप स्थित क्षेत्रीय उप स्टेशन तक संप्रेषित किया जाता है और वहां से वोल्टता को अपचयित किया जाता है। वितरण उप स्टेशन और खंभों द्वारा फिर से अपचयित करके 240 वोल्ट की शक्ति हमारे घरों को पहुंचाई जाती है। ठीक है, 220 वोल्ट की शक्ति हमारे घरों को पहुंचाई जाती है। तो यह था स्टूडेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।